गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छा, पढ़ रहे हो, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आज हम लोग वर्णमाला शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जानेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले वर्णमाला में वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है ध्वनि, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलता है, यानी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, ठीक है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब वर्ण की परिभाषा क्या है? आप लोग देख रहे हो, वर्ण क्या है? हम लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं जिससे हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। आप जो बोलते हो उसे हम समझ पाते हैं, हमारे विचारों को आप समझ पाते हो, और वह भाषा कहलाती है। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। अब वर्ण को हम लोग जब आ, ई, ए, का, खा, गा, घा, गा, तो ये सारे वर्णमाला कहलाते हैं। तो वर्णों का एक वर्ण है ये वर्ण, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला जिसकी परिभाषा हम देंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे। किसके अंदर बंद करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे। तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। आप लोग समझ गए हैं वर्णमाला क्या है? सबसे पहले वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और वर्ण का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। आ रहा है समझ में? गुड। सबसे पहले वर्ण। अब हम क्योंकि जब वर्ण पढ़ते हैं वर्णमाला, वर्णों का समूह क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन। सबसे पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, बस। क्योंकि जब स्वर की परिभाषा देते हैं, स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनको हम बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। स्वर क्या कहलाता है?
ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी के सहायता से और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? क्या है बताओ हर्ष? स्वर ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी के सहायता के और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप लोग को स्वर की परिभाषा एकदम पता चल गई। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा? वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी सहायता के, देखिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं होती है उसको बोलने में, बिना किसी के सहायता और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? गुड। चलिए मिटाते हैं। आप लोग नोट कर रहे हो ना? चलिए अभी देखते हैं सबकी कॉपी। अब देखते हैं कि स्वर को कई भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले स्वर को 1, 2, 3 भागों में बांटते हैं। स्वर को कितने भागों में बांटते हैं? 3। सबसे पहले दीर्घ स्वर। कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। उसके बाद ह्रस्व स्वर, और उसके बाद प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। सीधा लिख देते हैं। पहले ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर और उसके बाद प्लुत स्वर। अब सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अर्थात जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। समझ में आ रहा है? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अर्थात जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिनका उच्चारण करने में
ह्रस्व स्वर, आप लोगों ने ह्रस्व स्वर पढ़ा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में उससे भी अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? आ, ई, ऊ, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। गुड, आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। प्लुत स्वर। इन स्वरों का प्रयोग अब बहुत कम होता है, क्योंकि पहले प्राचीन काल में नाटक रचे जा रहे थे, तो उस समय नाटकों में इन प्लुत स्वरों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं। आप लोग नाटक देख रहे होंगे कभी कभी, उसमें जब बुलाते हैं सीते, बहुत तेज़ी से बुलाते हैं, ओम लगातार कहते हैं तब। तो जैसे आप लोगों ने देखा हो ओम, ऐसे ही लिखा रहता है, और इसका उच्चारण से और भी समय लगता है ओम। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? गुड, क्योंकि अब प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर। चलिए, आप लोगों ने स्वर की परिभाषा पढ़ा और स्वर के प्रकार पढ़ा, ठीक है? समझ में आ रहा है? स्वर कितने प्रकार के हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं अंग और आ। आप लोगों ने पढ़ा अंग, और ये चार बिंदी है, और आह, ये क्या है? इसका तो हम लोगों ने इसमें अध्ययन नहीं किया, क्योंकि इन्हें ना तो स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है, इसलिए ये है अयोग वाह। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह। कौन से वर्ण कहलाते हैं? अयोग वाह। ये ना तो स्वर के योग्य हैं और ना ही व्यंजन के योग्य हैं, इसीलिए इन्हें अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। समझ में आ रहा है? गुड, चलिए अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन क्या है? जब आप लोग वर्णमाला पढ़ते हो तो वहाँ पर स्वर पढ़ते हो सबसे पहले, और उसके बाद व्यंजन आता है। अब जिन स्वरों का उच्चारण, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्र रूप से वो होता है, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन
जिन वर्णों के उच्चारण में किसी ना किसी स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है, यानी कि ये वर्ड स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी ना किसी व्यंजन की आवश्यकता होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को कई वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए व्यंजन, व्यंजन को सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं? 25 वर्ड। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप लोगों ने शा 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 हा का नाम तो सुना ही होगा, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। दो वर्ड एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर कोई वर्ड, कोई आधा वर्ड है और दूसरा पूरा है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। जी 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 चलिए हो गया नोट। गुड। चलिए अब आगे हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं और बाकी आप लोग कल पढ़िएगा। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। इनको कई वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंग। का वर्ग यानी कि का के वर्ग में आने वाले सभी अक्षर का वर्ग कहलाते हैं। ये हमारे इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ कंठ को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? कंठ को। तो इसीलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ वर्ण। दूसरा चा वर्ग। चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है?
तालु को। तालु हमारा जो पहले कंठ होता है और इधर तालु होता है, मुंह के छत को आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारी जीवा किसे स्पर्श करती है? तालु। ऐसे अक्षरों को तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण कहते हैं। दूसरा है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, था, डा, ढ और अड़ा। इन वर्णों के उच्चारण में हमारी मूर्धा, बोलिए टा, देखिए जीभ कहाँ लग रहा है? मूर्धा। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। तो इस प्रकार से हमारी जिह्वा, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब क्योंकि टा वर्ग में है, टा वर्ग में हमारी जिह्वा मूर्धा को, मूर्धा, देखिए मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य, समझ में आ रहा है? आप देखिए ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। कौन कौन से वर्ण हैं? ता, था, दा, धा, ना। ये इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? दांतों को। आप लोग बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना। कहाँ स्पर्श कर रही है? दांतों को। तो इसीलिए इसे दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण कहते हैं। अगला देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में आने वाले अक्षर कौन कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। आप लोग बोलिए कैसे? पा, फा, बा, भा और मा। इन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों होठ एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण। चलिए, ये सब ओष्ठ वर्ण हो गए। कौन कौन से वर्ण ओष्ठ हैं? पा, फा, बा, भा, मा। कितने हो गए? 5 दूनी 10 या 15 चुके 20 बचो 25। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन कितने हैं? पूरे 25 हैं। समझ में आ रहा है आप लोग के? पूरे 25 वर्ण हैं। आगे कल पढ़ते हैं। आगे कल उष्म व्यंजन फिर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। उष्म व्यंजन क्या होता है? आप लोगों ने तो पढ़ा होगा अभी तक। सा, 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 हा। क्या कहते हैं? सा, आप लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हो। अब आप लोग उष्म व्यंजन पढ़िए। कौन से व्यंजन? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा
मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण, हमारी जिह्वा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसीलिए ये वर्ण उष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनके उच्चारण से चलते रहिए मैडम जी, आप हमको देख के। 26 मिनट हो गया मैडम जी, 4 मिनट और बना लीजिए। जी। मुंह के तेज बोलेंगी तब आवाज़ सही आएगा। विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण से मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण 4 आपके होते हैं, श, श, सा और हा। कितने ऊष्म वर्ण हैं? 4। समझ में आ रहा है? इसके आगे अगली वीडियो में। सर आप बंद करेंगे, नहीं आ रहा है क्या? हम बंद करने आए हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आगे का भाग हम लोग कल पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, गुड। आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा।